के ऊपर विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पूछा गया। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा आपके इसके बारे में कथन आपका सही है। पहला, इट डिप्राइव्ड गवर्नर ऑफ बंगाल ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर से उनको डिप्राइव कर दिया गया। हो सकता है इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज थी कमर्शियल बॉडी के तौर पर वो खत्म कर दी गई थी। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो जो सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे उस टाइम के 1833 से पहले ऐसा कहा जा रहा है कि ओपन सिस्टम नहीं था कंपटीशन का, लेकिन इस एक्ट के द्वारा एक ओपन कंपटीशन जो था वो सिविल सर्वेंट्स के लिए लाया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए चार्टर एक्ट 1833 में हुआ क्या था। आपने देखा कि अभी रिसेंटली गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और पूरी की पूरी जो मैंने आपको बताया था सुप्रीम पावर जो थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे। जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी, जो भी सारी पावर्स थी वो इनके अंदर ही सेंट्रलाइज हो चुकी थी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है, गवर्नर जनरल बंगाल के पास थी, फिर उसके अलावा गवर्नर ऑफ मद्रास के पास थी, गवर्नर ऑफ बॉम्बे के पास थी। इसी वजह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनके पास एक्सक्लूसिव पावर हो गई। और डेप्रीवेशन किसका हुआ, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, क्योंकि इनको तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को तो ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में ट्रांसम्यूट कर दिया गया था। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो थे उनकी जो पावर थी उससे उनको डिप्राइव कर दिया गया था। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे एक्सक्लूसिव पावर के साथ आगे बढ़ रहे थे। साथ में ही एक और नई चीज़ हुई कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इससे पहले के जो भी एक्ट्स हुआ करते थे, चाहे वो चार्टर एक्ट हो या दूसरे हों, उसमें जो भी चीज़ें बनाई जाती, प्रोविजंस जो बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था, रेगुलेशन कहा जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम 1833 से उनको एक्ट्स कहा जाना शुरू कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी। इससे पहले वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी जानी जाती थी, और किस लिए जानी जाती थी, अलॉन्ग विद कमर्शियल एक्टिविटी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के लिए भी वो जानी जाती थी। लेकिन यहाँ पर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। तो क्या सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कॉम्पिटिशन शुरू हुआ था। देखिए सिविल सर्विसेज के अंदर देखिए कहा यह गया कि इंडियंस को यूजुअली डीबार नहीं करना चाहिए जो ऑफिसेज हैं वेरियस ऑफिसेज को होल्ड करने के लिए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस चीज़ का अपोजिशन किया कि देखिए ऑफिसेज जो है हम इंडियंस को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ओपन कंपटीशन जो था वो नहीं लाया गया था। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। तो यहाँ पे अगर ओपन कंपटीशन की बात करी जाए तो वो तो नेगेशन हो ही जाता है क्योंकि मना कर दिया गया था। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट की बात करी जाए, क्या यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एज ए कमर्शियल बॉडी उनकी एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी। ये तो अभी हमने देखा है उनकी एज ए कमर्शियल बॉडी एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी क्योंकि वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। पहली स्टेटमेंट गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर से उनको डिप्राइव किया गया था, नहीं, क्योंकि वो तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में उनको ट्रांसमिट कर दिया गया था। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे उनकी जो पावर थी उनसे उनको वंचित रखा गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा